हेलो MA फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, कल हमने आपको डिमेंशिया बताना शुरू किया था और डिमेंशिया में हमने डॉक्टर अल्जाइमर के बारे में बताया था, जिन्होंने सबसे पहले ऑगस्टे डी नामक महिला में ये उसके ब्रेन में अध्ययन करके बताया था कि इसमें जो चकत्ते पड़ जाते हैं इसके कारण डिमेंशिया के रोग के बारे में बताया था। अब हम आज आपको वेस्कुलर डिमेंशिया के बारे में बताने चल रहे हैं। इसे VAD वेस्कुलर डिमेंशिया या VAD के नाम से भी जाना जाता था। इस रोग के जो भी सिम्टम हैं वह अल्जाइमर से काफ़ी मिलते जुलते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि यह एक डिफरेंट टाइप की डिसीज़ है और इसके जो स्नायुविक आधार हैं वह भी अलग प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है कि सेरेब्रल इन्फार्क्ट्स की एक श्रृंखला आरंभ हो जाती है और परिणाम स्वरूप जो मस्तिष्क के अत्यंत छोटे छोटे छेद और क्षेत्र जो हैं वहाँ तक भी जो रक्त आपूर्ति है वह रुक जाती है। इसके कारण जो एर्टेरियल डिसीज के छोटा आघात भी इसे कहा जाता है। इस धमनीय रोग यानी जो एर्टेरियल डिसीज है इसे स्मॉल स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें जो मस्तिष्क के एक विस्तृत क्षेत्र में जो स्नायु कोश हैं वह नष्ट हो जाते हैं और प्रभावित क्षेत्र जो हैं वह कोमल होने के साथ साथ समय बीतते बीतते इनका अपक्षय भी होने लगता है और उनके स्थान पर कैविटीज रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस रोग में जो है वह ब्रेन सेल्स की जो वृद्धि है वह उसके बदले क्षति के कारण मस्तिष्क जो है उसमें एक तरह से क्षय घटित होता है और इसके परिणाम से व्यवहार संबंधी विकृतियां उत्पन्न होती हैं जो कि अल्जाइमर रोग के समान ही होती हैं। इस रोग में उत्पन्न व्यवहार संबंधी जो परेशानियां होती हैं, डिस्टरबेंस होती हैं, वह काफ़ी अलग प्रकार का होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इसका आरंभ अलग अलग क्षेत्रों में होता है और एक समय अवधि में गंभीर रूप से जो धमनियां अवरुद्ध होती हैं उन धमनियों द्वारा क्षेत्र विशेष को जो रक्त आपूर्ति है उसमें भिन्नता के कारण पूरी तरह से जो कोशिकाएं नष्ट नहीं हुई होती हैं उनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति और भिन्नता के परिणाम स्वरूप जो प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं उसमें अंतर पाया जाता है। वेस्कुलर डिमेंशिया के कारण व्यवहार संबंधी मांसपेशियों में अधिक तीव्रता, हिंसापूर्ण व्यवहार, ये सब विकृतियां दिखाई पड़ती हैं। अल्जाइमर के तुलना में जो इस प्रकार की जो विकृति है इसकी व्यापकता कम होती है और लगभग सभी उदाहरण जितने भी डिमेंशिया के मिलते हैं उसमें केवल 10% रोगी ही इस प्रकार की वेस्कुलर डिमेंशिया से ग्रस्त होते हैं। चूँकि इसका कारण यह भी माना जाता है कि वेस्कुलर डिमेंशिया की जो अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है, वह शॉर्ट होता है, कम होता है और सामान्यतः मस्तिष्क के वाइटल केंद्रों में विस्तृत आघात के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है और कभी-कभी रोगी में अल्जाइमर प्रकार की मनोभ्रंश डिमेंशिया और वेस्कुलर डिमेंशिया दोनों का निदान भी होता है और इस अवस्था को मिक्स्ड डिमेंशिया कहा जाता है। वेस्कुलर डिमेंशिया की जो चिकित्सा होती है वह बहुत ही एक तरह से डेंजरस होती है,
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। फिर भी अन्य प्रकार के आघातों को रोकने में, अन्य प्रकार के जो शॉक होते हैं, आघात होते हैं, उनको रोकने में इससे काफ़ी मदद मिलती है। इसीलिए अल्जाइमर के डिमेंशिया के कंपैरिजन में जो वेस्कुलर डिमेंशिया है, इसमें जो सेरेब्रल एर्टिरियोसिस है, यानी वल्कुटीय धमनिका समस्या का प्रबंधन करके रोगी की समस्या को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जाता है। अल्जाइमर के जो डिमेंशिया है और जो वेस्कुलर डिमेंशिया है, दोनों में ही मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संबंधी जो डिस्टरबेंस हैं वह लगभग एक प्रकार की होती हैं और दोनों में ही मैनेजमेंट एक ही प्रकार का या एक प्रकार से दोनों में लाभकारी होता है। यानी जो डिमेंशिया के लिए हम अल्जाइमर में जो भी उपाय यूज़ करते हैं वह वेस्कुलर डिमेंशिया में भी उपयोगी होता है। अब हम आपको पार्किंसन डिसीज़ के बारे में बता रहे हैं। 1817 में जेम्स पार्किंसन नामक एक अंग्रेज चिकित्सक ने कई रोगियों में एक ऐसी दशा का वर्णन किया जिसका नाम आगे चलकर उन्हीं के नाम पर पार्किंसन डिसीज रखा गया। इन्होंने अपने एक रिसर्च निबंध में, जो कि एन एसे ऑन द शॉकिंग पाल्सी नामक एक एसे लिखा, उसमें इन्होंने इस रोग के प्रमुख लक्षणों का वर्णन किया। जो शेकिंग पाल्सी का वर्णन किया उसमें इन्होंने ये भी बताया कि प्रसिद्ध तंत्रिका वैज्ञानिक जो शार्को ने पार्किंसन रोग पर एक नैदानिक विवरण प्रस्तुत किया और इन्होंने ही इसका जो नाम था वह पार्किंसन रोग के नाम पर रखा। सन 1950 के दशक में जो स्वीडिश तंत्रिका विज्ञानी कार्लसन ने भी यह विचार दिया कि यह जो रोग है वह मस्तिष्क के एक विशेष हिस्से में डोपामाइन की कमी से होता है और इस हिस्से को स्ट्रेटम नामक क्षेत्र में डोपामाइन की कमी से पाए जाने वाले इस रोग को काफ़ी समर्थन प्राप्त हुआ और इस रोग में लेवोडोपा नामक एक दवा मेडिसिन को भी उपयोग से लाभ मिलता है, ऐसा अध्ययन प्रमाणित करते हैं। जो पार्किंसन डिसीज है इसमें बेसल गैंग्लिया से संबंधित इसको रोग को माना जाता है और इस रोग में जो डिमेंशिया और डिप्रेशन उत्पन्न होता है वह जितने भी डिमेंशिया से संबंधित रोगी हैं उनमें 20 से 30% तक के रोगियों में इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं और 30 से 40% रोगी में ऐसे होते हैं जिनमें जो कॉग्निटिव हार्स होता है उसका मापन किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं उनकी क्रियाकलापों की गतियाँ काफ़ी धीमी होती है और उनकी जो चिंतन प्रक्रिया है वह भी काफ़ी धीमी प्रकार की हो सकती है। अल्जाइमर रोग के बाद पार्किंसन जो है वह सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाला तंत्रिका अपक्षयों में दूसरा प्रमुख प्रकार है। यह जो रोग होता है यह 50 वर्ष की आयु के पश्चात कभी भी उत्पन्न हो सकता है और इस रोग में जैसे जैसे वृद्धि होती है, यानी आयु में वृद्धि के साथ साथ
इस रोग की व्यापकता में भी वृद्धि होती है। यानी इस रोग की वृद्धि के जो अध्ययन किए गए, यह पाया गया है कि आयु के साथ साथ इस रोग में बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। 50 से 59 वर्ष की आयु के लोगों की तुलना में यह रोग 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में 12 गुना तक अधिक पाया जाता है। इस रोग से जो रोगी ग्रसित होते हैं, उनमें जो एक तरह से रेस्टिंग ट्रेमर यानी असामान्य धीमी गतियाँ और चाल ढाल संबंधी विक्षोभ डिस्टरबेंस पाए जाते हैं। इनमें गति पेशीय जो डिस्टरबेंस है वह भी उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य लक्षण भी पाए जाते हैं जो कि हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर से संबंधित हो सकते हैं और यहाँ तक कि पेशीय स्फुरण से भी संबंधित हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की दैनिक क्रियाओं संबंधी असंगतियाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार के जो रोग के लक्षण होते हैं वह मुख्य रूप से अध्ययन यह प्रमाणित करते हैं कि इनमें जो मसल्स की गतियाँ माने जो मांसपेशीय गतियाँ होती हैं, इनसे संबंधित दिखाई देते हैं और जो रोगी होता है वह कोई भी ऐच्छिक गतियाँ नहीं कर रहा होता है, तब भी उसमें एक तरह से कंपन होता है। जब रोगी ऐच्छिक गतियाँ करता है तो उसकी जो कंपन होती हैं उसमें या तो कमी आती है या वह समाप्त भी हो सकती हैं। इस संबंध में काफ़ी अध्ययन किए गए और इसके उत्पन्न होने का कई कारण माना गया है। इसमें कोशिकाओं का अपक्षय और लेवी बॉडीज का उत्पन्न होना भी इस रोग का कारण माना गया है। इस रोग में जीव द्रव्य में जो प्रोटीन गुच्छों का निर्माण होता है, इसके कारण भी व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। 1980 और 90 के आरंभ के दशक में इस रोग के विकास में मुख्यतः ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीकरण कारक प्रतिबल और सूत्रकणकीय श्वसन श्रृंखला, इनके बारे में माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन की जो श्रृंखला है, इसमें कुछ हास की भूमिका प्रमुख रूप से मानी जाती थी। किंतु जो वर्तमान में शोध हुए हैं उससे संबंधी अध्ययन यह बताते हैं कि इस रोग के आरंभ में कुछ अन्य परिवर्तन, साथ ही साथ जीन और प्रोटीन की जो भूमिका है वह भी मुख्य रूप से पाई गई है। यह माना जाता है कि जीन और प्रोटीन क्रियाशील होकर शरीर में कुछ ऐसी विकारी प्रक्रियाओं को जन्म देते हैं जिसके कारण इस प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है। अध्ययनों में ये पाया गया है कि ए साइक्लिन या अल्फा साइक्लिन AS की पहचान सर्वप्रथम उस उत्पन्न परिवर्तनों जीन के रूप में की गई जो कि पार्किंसन रोग को उत्पन्न करता है और यही कारण है कि इस प्रकार के जीन्स को पार्किन नाम दिया गया, PARKIN। इस प्रकार अपेक्षाकृत ये भी पाया गया कि कम आयु में जो लोग इस रोग से ग्रसित होते हैं उनमें इस प्रकार की जीन्स पाए जाते हैं और इस जीन्स को PARK2 भी कहा गया।
इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं वह मस्तिष्क में जो डोपामिन और स्नायुओं की क्षति के बीच भी इनका संबंध पाया गया है। इसकी इस जीन की अति अभिव्यक्ति यानी अत्यंत एक्टिव रूप में होना और ऑक्सीकरण की क्षति के कारण जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उनमें परिवर्तन आता है और इसके कारण भी यह डिसीज होती है। पार्किंसन रोग के संबंध में अध्ययन जो हुए हैं उसमें यह भी पाया गया है कि इन घटनाओं में जो भी यह विकृति पाई गई है उसमें केवल वंशानुगत कारक ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसमें कई प्रकार के पर्यावरणीय कारकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रूप से पाई गई है। यहाँ तक कि जो कीटनाशक होते हैं, इन कीटनाशकों से भी मस्तिष्क के जो डोपामिन है उसके स्नायुओं को क्षति पहुंचती है, जिसके कारण कि यह रोग होता है। अब हम आपको हंटिंगटन डिसीज के बारे में बता रहे हैं। हंटिंगटन रोग मस्तिष्क का एक वंशानुगत रोग है और इसमें यह पाया जाता है कि लिंग गुण सूत्रों के अलावा अन्य प्रकार के गुण सूत्रों की प्रधानता होती है। अब तक आप जितने प्रकार के भी डिमेंशिया में रोग पढ़ते चले आ रहे हैं उसमें आप ये देख रहे हैं कि इनका नाम उन्हीं मनोवैज्ञानिकों के नाम पर पड़ा है जिन्होंने इसकी खोज आरंभ की या जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष दिए। इसी प्रकार अब हम बात कर रहे हैं हंटिंगटन डिसीज की। अमेरिका के तंत्रिका वैज्ञानिक जॉर्ज हंटिंगटन ने 1872 में सबसे पहले इस प्रकार के रोग का विवरण दिया था और यह अमेरिकन चिकित्सक थे जिन्होंने मात्र 22 वर्ष की ही आयु में अपने रिसर्च पेपर में इस रोग का वर्णन किया था और यह जो इनका रिसर्च पेपर था द मेडिकल एंड सर्जिकल रिपोर्टर नामक जर्नल में पब्लिश हुआ था। इस जो इनका जो जर्नल था इसमें इन्होंने अपने पिता एवं फादर और ग्रैंडफादर के बारे में इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के अनैच्छिक गतियों और अन्य लक्षणों का बहुत ही सही एग्जैक्ट वर्णन किया। हंटिंगटन ने यह भी बताया कि इस प्रकार का जो रोग होता है वह आनुवांशिक होता है, साथ ही साथ इसमें मानसिक ह्रास भी उत्पन्न होता है। बहुत जल्दी ही हंटिंगटन बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गए और इनके नाम पर ही असामान्य इस प्रकार की गतियों और इस प्रकार के रोग का नाम हंटिंगटन पड़ा। इसके जो घटनाक्रम संबंधी अध्ययन हुए हैं इसमें पाया गया है कि यह रोग जो है 1,00,000 व्यक्तियों में 5 के पाए जाने, माने 1,00,000 लोगों में 5 में ऐसा लक्षण पाया जा सकता है। यह रोग जो सामान्यतः इसके जो पाए जाने की आयु है वह 30 से 50 वर्ष के बीच कभी भी हो सकती है। इस रोग में किसी को न जैसे जो लक्षण मिलते हैं उसमें कई प्रकार के ऐसे स्नायुविक लक्षण कई वर्ष पूर्व ही जब तक यह रोग पहचाना जाता है
उसके पहचाने जाने के वास्तव में कई वर्ष पूर्व ही कुछ विशेष असामान्यताएं दिखाई देने लगती हैं। इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं, इस बारे में ये कहा गया है कि इस रोग की जो प्रमुख विशेषता है, एक लंबी और लंबे समय तक और तेज गति से होने वाली अनैच्छिक, अनियमित, ऐंठन युक्त यानी झटके युक्त गतियां और साथ में ही मानसिक खास यानी विभिन्न प्रकार की रिफ्लेक्स एक्शन झटके युक्त गतियां, अनियमित ऐंठन शरीर में और इसके परिणाम स्वरूप डिमेंशिया के लक्षण पाए जाते हैं। इनमें इसके कारण विभिन्न प्रकार की डिमेंशिया उत्पन्न होती है और रोग के आरंभिक एवं मध्य अवस्था में जब रोग आरंभ हो जाता है और एक तरह से काफी बढ़ चुका होता है, ऐसी स्थिति में भाषा एवं जो अंतर्दर्शन होता है वह तो कुछ सामान्य दिखता भी है, परंतु जब तीव्र अवस्था हो जाती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्मृति, भाषा, इन सब में काफी अधिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और रोग के आरंभ होने से के 10-20 साल की अवधि में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। आगे हम इससे संबंधित मनोविक्षिप्तता के बारे में भी बताएंगे। अभी हम आपको हंटिंगटन रोग के बारे में बता रहे हैं। इस रोग से जब रोगी ग्रसित हो जाता है, यानी यह रोग जब विकसित हो जाता है, तब इसकी चिकित्सा करना संभव नहीं होता है, परंतु आनुवांशिकता संबंधी परामर्श से इसकी रोकथाम की जा सकती है, क्योंकि इस रोग का आधार जो है वह आनुवांशिक माना जाता है और इस रोग में एक समरूपी प्रभावी जीन्स का डिसऑर्डर माना जाता है, जो कि गुणसूत्र 4 में उत्परिवर्तन के कारण होता है। हंटिंगटन रोग से संबंधित जो लक्षण है उसमें अत्यधिक बेचैनी दिखाई पड़ती है, क्रियाकलापों में कुछ बेढंगापन दिखता है, जो हाथ की लिखावट है उसमें माने जो व्यक्ति लिखता है उसमें भी परिवर्तन दिखाई देता है, उसकी जो सामान्य दिनचर्या के कौशल हैं उसमें बहुत अधिक कठिनाई होती है, यहाँ तक कि व्यक्ति में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी दिखता है और जो उसके कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं, उसमें के कारण जो नई सिचुएशन आती है उसका सामना करने की योग्यता में व्यक्ति में कमी दिखाई देती है। इस रोग के लक्षणों में यह भी पाया गया है कि इनमें आवेग अधिक होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और इनकी मनोदशा में भी परिवर्तन होता है। इस रोग से में यह पाया गया है कि जीन्स के अंत में CAG की कई अनुकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। हालांकि जीन्स के उत्पाद जिसे प्रोटीन हंटिनिन कहते हैं की प्रकृति अभी तक अध्ययनों से स्पष्ट रूप से कुछ ज्ञात नहीं हुई है। फिर भी यह व्यापक रूप से यह पाया गया है कि सामान्य कोशिका के लिए आवश्यक जो भी चीज़ें हैं उसमें विकृतियां और इनमें विस्तार, साथ ही साथ जीन्स में परिवर्तन, इन सब के कारण इस प्रकार का रोग पाया जाता है। चूँकि इसमें एक यह भी पाया गया है कि एपोन पेन नामक एक
सिस्टीन प्रोटीएस में वृद्धि होती है, जिसके कारण इस प्रोटीएस की जो कोशिका होती है, कोशिकाओं में की मृत्यु होती है और यह माना जाता है कि हंटिंगटन के परिवर्तन से जो उपयुक्त एपोप्टोसिस आरंभ होता है, उसके कारण जो मस्तिष्क कोशिकाएं हैं वह नष्ट हो जाती हैं। और अभी इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं उनमें जो गुच्छिकाएं हैं, कॉर्टेक्स हैं, उन सब का विशेष अध्ययन और प्रमाण अभी नहीं मिला है। अब हम आपको पिक डिसीज के बारे में बताते हैं। पिक रोग या पिक डिसीज जो है वह अर्नोल्ड पिक ने सन 1892 में सर्वप्रथम इस रोग का विवरण प्रस्तुत किया और ये बताया कि इसका आरंभ 45 से 50 वर्ष की आयु में होता है और इसके जो कारक हैं वह अभी तक, माने किन कारणों से यह रोग उत्पन्न होता है, यह अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। फिर भी जो अध्ययन हुए हैं उसके आधार पर ये कहा जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इस रोग की व्यापकता अधिक पाई जाती है और महिलाओं और पुरुषों में इस रोग की व्यापकता का अनुमान जो है वह 3:2 है। इस रोग का जो आरंभ होता है वह धीरे धीरे छिपे रूप में होता है, यानी गोपनीय रूप में होता है। इसमें जो है व्यवहार संबंधी कुछ परेशानियां दिखाई देती हैं, जैसे व्यक्ति की जो चिंतन है उसमें काफ़ी परेशानी होती है, उसकी स्मृति संबंधी त्रुटियां पाई जाती हैं, व्यक्ति बहुत ही जल्दी थक जाता है और उसकी कार्य में करने की गतियां भी कम हो जाती हैं, यहाँ तक कि वह उसके चरित्र, क्रियाकलापों, डेली रूटीन, इन सब में भी काफ़ी परिवर्तन पाया जाता है। इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं वह यह कहते हैं कि मस्तिष्क के अग्र एवं शंख खंडों में कुछ अपक्षय उत्पन्न होता है और जैसे जैसे यह अपक्षय गंभीर होता जाता है, यानी इसकी मात्रा जो है वह बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति का जो मानसिक खास है धीरे धीरे कम होता चला जाता है। साथ ही साथ इस संबंध में अध्ययन यह भी प्रमाणित करते हैं कि व्यक्ति की डिप्रेशन की मात्रा में वृद्धि होती है और उसकी भ्रमों की अवस्था में भी वृद्धि होती है। व्यक्ति की जो निर्णय क्षमता होती है और अन्य बौद्धिक क्रियाएं होती हैं उनमें भी काफ़ी कमी पाई जाती है। इस प्रकार के जो रोग होते हैं उसके मस्तिष्क में असामान्य संरचनाएं भी पाई जाती हैं, जिसे पिक बॉडीज या पिक सेल्स कहा जाता है। और ऐसे सेल्स अध्ययन में ये पाए गए हैं कि यह मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त हिस्से में ही मिलते हैं। जो पिक बॉडीज या पिक सेल्स हैं इनमें एक असामान्य प्रकार का प्रोटीन टाउ उपस्थित होता है। हालांकि यह जो प्रोटीन है ऐसा नहीं है कि सभी तंत्रिकाओं में नहीं पाया जाता है, यह सभी प्रकार की तंत्रिकाओं कोशिकाओं में पाया जाता है, किंतु जो व्यक्ति इस प्रकार के रोग से ग्रसित होते हैं उनमें इस प्रकार के प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है
इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं उसमें अभी तक इसके कारण बहुत ज्ञात नहीं है। एक तरह से कारण अज्ञात है कि कैसे इस प्रकार का प्रोटीन जो है वह एकत्रित होता है। इस रोग का अभी तक कोई भी इलाज नहीं मिला है। इससे संबंधित जो रोग है इसमें ये पाया गया है कि व्यक्ति जो है अपनी स्वयं का देखभाल नहीं कर सकता है। उसमें जो है सामान्य क्रियाओं को करने की अक्षमता होती है, अयोग्यता होती है और इसमें अन्य लोगों के साथ अंतर्क्रिया करने की जो क्षमता या योग्यता होती है उसमें भी हानि पाई जाती है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं यह अपने अत्यधिक प्रतिबल भी इनमें होता है और इसके कारण जो अत्यधिक ये डिप्रेशन या प्रतिबल स्ट्रेस महसूस करते हैं इसके कारण इनका जो व्यवहार होता है, जो व्यक्ति इनका देखभाल करता है वो देखभाल करने वाले के द्वारा भी इनके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है। और रोग की चिकित्सा के लिए जो भी अध्ययन किए गए हैं उनमें ये पाया गया है कि जो दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मिलते हैं। जो पित्त रोग से संबंधित अवधि होती है इसमें 2 से 7 वर्ष की अवधि पाई गई है और इस दौरान रोगी की मृत्यु भी इस रोग के कारण हो जाती है। डिमेंशिया के ही संबंध में कुछ और अध्ययन आपको बताते हैं और यह है बुढ़ापे की मनोविक्षिप्तता। इसे सेनाइल डिमेंशिया के नाम से जाना जाता है और कोलमैन 1976 ने कहा है कि जो बुढ़ापे की मनोविक्षिप्तता होती है इसमें वृद्धावस्था के जो अपविकसीय मस्तिष्कीय परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक ह्रास के लक्षण उत्पन्न होते हैं और यह जो लक्षण होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें डिग्री का अंतर होता है। यह रोग धीमी गति से आरंभ होता है क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक लक्षण धीमी गति से होता है, इसलिए इसका जो अध्ययन होता है इसके बारे में पूरी तरह से अध्ययन करने में एक समय लग जाता है। इसमें रोगी जो है रोग के जो लक्षण हैं क्या और किस मात्रा में पाए जाएंगे यह मुख्यतः व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, क्योंकि सामान्य रूप में हम यह देखते हैं कि कुछ लोग बहुत जल्दी ही उम्र का असर होने लगता है और कुछ काफ़ी उम्र के होने पर भी उम्र का असर नहीं होता है। यह जो वृद्धावस्था से संबंधित डिमेंशिया पाई जाती है यह भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाया जाता है और इसके जो विस्तार है वह 60 से 90 वर्ष की आयु तक माना जाता है और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से यह नहीं देखा गया है। अधिकतर लोग जब बुढ़ापे की इस प्रकार की मनोविक्षिप्तता होती है तो ऐसे रोगी को क्लिनिक लेकर नहीं जाते हैं। इसीलिए इस संबंध में जो आंकड़े हैं वह भी बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है और कई बार यह भी माना गया है कि इसके आरंभ होने की जो आयु है वह 60 वर्ष न होकर कुछ कम हो सकती है। अभी हमने आपको इसके पहले जितने भी डिमेंशिया से संबंधित लक्षण बताए वह सारे लक्षण ये माने जाते हैं कि एक एज के बाद ही शुरू होते हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया कि यह लक्षण उम्र के पहले भी शुरू होते हैं। इस सभी
प्रकार की जो विकृतियां आपने डिमेंशिया में, चाहे अल्जाइमर को पढ़ा, चाहे पिक पढ़ा, चाहे पार्किंसन पढ़ा, चाहे हंटिंगटन पढ़ा, इन सब के जो लक्षण हैं, ये पाया गया है कि इनमें शारीरिक और मानसिक लक्षणों की जब शुरुआत होती है तो यह बहुत धीरे धीरे होती है, और जब तक यह रोग चरम सीमा तक नहीं पहुंचता है, इस रोग के लक्षणों में तीव्रता से आए दिन परिवर्तन होते हैं। साथ ही साथ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि इस रोग की तीव्रता के बढ़ने की तीव्रता जो है वह आयु बढ़ने के साथ साथ अत्यंत तेजी से बढ़ती चली जाती है। और जितने भी आपने पढ़ा उसमें यह भी देखा कि अभी इसका प्रमुख कोई इलाज नहीं है। मैक्सिमम इसकी जैसे जैसे रोग चरम पे पहुंचता है, रोगी जो है वह मृत्यु की ओर ही जाता है। इस रोग के जो सामान्य लक्षण पाए गए हैं, उसमें जो रोगियों की रुचियां होती हैं वह धीरे धीरे संकीर्ण हो जाती हैं, और उनमें जो एडजस्टमेंट पावर होता है वह काफ़ी कम हो जाता है। समायोजन की क्षमता बहुत कम हो जाती है, और अनेक ऐसे रोगी भी देखे गए हैं जो समस्यात्मक परिस्थितियों में उनमें विड्रॉल बिहेवियर या प्रत्यागमन के लक्षण पाए गए हैं। इस प्रकार के रोगियों में यह भी पाया गया है कि इनके दिनचर्या में परिवर्तन और नए विचारों के प्रति जो सहनशीलता है वह कम होने के साथ साथ इनकी जो क्रियाएं हैं वह आत्म केंद्रित प्रकार की होती जाती हैं। इस रोग की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें जो रोगी है वह अपनी दैनिक क्रियाओं में काफ़ी व्यस्त रहता है और अपने क्रियाकलापों को किसी तरह पूरा करता है। किंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिसमें रोग के लक्षण तीव्र हो जाते हैं, जिसके कारण कन्फ्यूजन, मेमोरी डिके, अनिद्रा, बेचैनी, कुछ न कुछ निरुद्देश्य प्रकार की क्रियाओं को करना और विचित्र प्रकार के कार्यों को करने के लक्षण देखे जाते हैं। इस प्रकार के रोगियों में कई बार कुछ दौरे भी पड़ते पाए जाते हैं, और इनमें जो जजमेंट पावर होता है वह काफ़ी कम होता चला जाता है। यह लक्षण जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रोगी वास्तविक तथ्यों को भूलता जाता है और उसमें कुछ अनावश्यक या मनगढ़ंत तत्वों को शामिल करने लग जाता है। यहाँ तक कि इसमें विभ्रम और व्यामोह बढ़ते चले जाते हैं। जब इसका साधारण ह्रास होता है इसमें, तो धीरे धीरे उसका वातावरण के साथ संपर्क टूटता है और नींद न आना, निर्णय लेने में कठिनाई आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इसके मध्यावस्था आते आते इसमें व्यामोह, विभ्रम ये सब बढ़ने लग जाते हैं, और दंडात्मक व्यामोह बढ़ते हैं, महानता के व्यामोह भी हो सकते हैं। कई बार इनमें गलत प्रकार के व्यामोह भी होते हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति जो है बहुत शंकालु प्रकार का हो सकता है। वह यह सोच सकता है कि दूसरे उसकी हत्या करने चाहते हैं। इसमें कई प्रकार के लक्षण भी पाए जाते हैं। जैसे कई बार यह भी देखा गया है कि रोगी अपने आप को बहुत सजग, हास्य के मूड में, मिलनसार प्रकार की भी अभिव्यक्ति करता है। और कई बार अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि बेकार की वस्तुओं को वह सहेजने लगता है।
रोगी के व्यक्तित्व में विषादी और उत्तेजना दोनों प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जिस प्रकार की मनोविक्षिप्तता में भी मूर्छित अवस्था और उत्तेजित अवस्था पाई जाती है, उसी तरह के लक्षण इसमें दिखाई देने लग जाते हैं। इस प्रकार का जो रोगी होता है वह अपनी जो ये चाहे उत्साही लक्षण हो चाहे विषादी लक्षण हो, उसके कारण जो क्रियाएं करता है उससे दूसरे भी परेशान होते हैं और स्वयं भी परेशान होता है। इस संबंध में जो अध्ययनों की बात हमने आपको कही, इसमें हमने आपको बताया कि चकत्ते पड़ जाते हैं, टिश्यूज की जो क्षति होती है यह होती है, और इस संबंध में अभी अध्ययन हो रहे हैं और बहुत अधिक अभी इस बारे में विशेष ज्ञान न मिलने के कारण, मतलब विशेष उपचार न मिलने के कारण इसके संबंधित जो रोगी होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी उम्र भी चूंकि हो चुकी रहती है। कारणों के संबंध में हमने आपको बताया कि इससे संबंधित जैविक कारक, जीन संबंधी कारकों को बारे में बताया। साथ ही साथ इस संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिक कारक भी महत्वपूर्ण माने गए हैं, जैसे जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, उसमें प्रतिबल को सहने की कितनी क्षमता है और उसकी क्रियाएं शुरू से कैसी थी। जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की मनोविक्षिप्तता जब उत्पन्न हो तभी व्यक्ति में वैसी क्रियाएं हैं। कुछ लोगों में क्रियाओं की असंगतता पहले भी पाई जाती है। इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं उसमें सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को भी महत्वपूर्ण माना गया है और यह पाया गया है कि ग्रामीण एरिया की अपेक्षा यह शहरों में और डेवलपिंग कंट्रीज की अपेक्षा, जो डेवलप कंट्री हैं यानी विकासशील की अपेक्षा विकसित जगहों पर यह अधिक मिलने की संभावना हो जाती है। जैसा वातावरण, अगर वातावरण अच्छा मिलता है तो इस रोग को होने की संभावना भी कम होती है। और साथ ही साथ जो आर्थिक स्तर संबंधी अध्ययन हुए हैं वह भी इससे रिलेटेड पाए गए हैं। इससे संबंधित उपचार के लिए अनेक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, किंतु अभी इस पर पूरा विजय नहीं मिल पाई है।